जय हिंद प्यारे साथियों। हर बार की तरह हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो बहुत जल्दी होने वाला है, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी आती है। मेरे हिसाब से जहां तक मैं मानता हूं, मैंने कई बार आपको बताया है, नंबर को बढ़ाने का और सवालों को पढ़कर समझकर परफेक्टली आंसर देने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चाहे आप ऑनलाइन कीजिए या फिर ऑफलाइन कीजिए, करना ज़रूरी है। जिस तरीके से खाना बनाने में और खाने में अंतर होता है कि आप मेहनत करके खाने को बना के रख दो और आप उसे खाओगे नहीं तो आपकी भूख कभी नहीं मिटेगी। उसी तरीके से आपने नोट्स बना लिए, है ना, उनको पढ़ भी लिया, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा कब होगा? जब आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपके नंबर बढ़ेंगे। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बातें खत्म हो गई, अपने काम पे चलते हैं। ये कह रहा है, स्पर्श व्यंजन, कंठे ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि है। इन चारों में से कोई एक अक्षर या एक वर्ण, एक ध्वनि ऐसी है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठे भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। इस तरह का सवाल जब भी आपको मिले तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप सीधा लास्ट से पकड़िए। जैसे महाप्राण है, तो महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो आप कहोगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण या अक्षर या ध्वनि होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। दूसरा और चौथा आप देखोगे, कै जो आता है ये पहले नंबर पे आता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। गे जो आता है, कै, खे, गे, ये तीसरे नंबर पर आता है, ये भी नहीं हो सकता। जबकि महाप्राण होने के लिए 2 और 4 होना जरूरी है। यहां पर आप देखोगे कै, खे, ये किस नंबर पर है? 2 नंबर पर है, जबकि इसमें भी 2 नंबर पर है, यानी कि खे जो है हमारा क्या है? महाप्राण है। घ यहां पर देखोगे आप तो घ आता है चौथे नंबर पे, तो ये भी क्या है? दोनों महाप्राण है। अब हमें देखना है क्या अघोष, और अघोष की क्या शर्त होती है? तो आप कहोगे अघोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है। पहला और दूसरा अक्षर होता है, आप अच्छे जानते हो, मैं सब चीजें बता दूंगा। ये अघोष है। और सघोष जो होता है, सघोष या इसी को हम घोष भी बोलते हैं, इसी को हम घोष भी बोलते हैं। इसका जो होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो बड़ होता है वो सघोष होता है। ठीक है भाई, तो ये और ये आप यहां पर देखो, हमें अघोष ढूंढना है। अघोष में यहां पर 1 और 2, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है दोस्त? अघोष होता है। आप यहां पर देखोगे चौथे नंबर का जो है हमारा, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है। ऐसा भी आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा घ, ये महाप्राण भी है, और कै, ख जो है हमारा, घ नहीं, ख जो है हमारा, ये अघोष भी है। ये अघोष भी है, महाप्राण भी है। जबकि ये वाला जो है ये हमारा अघोष नहीं है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। जबकि ये महाप्राण है और सघोष है, ना कि अघोष। तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन बचा अपने पास, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या है देखो, कंठ है, ये कंठ है, तो कै वर्ग आता है इसमें, और कै वर्ग में आप देखोगे कै, खे, गे, घे, अणे, ये आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, आपको अगर पता हो तो। 5 के 5 जो अपने वर्ग हैं, वो पांचों के पांचों वर्ग को मिलाकर जो वर्ण बनते हैं, जो अक्षर बनते हैं, वो 25 होते हैं, और वो 25 के 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये आपको पता होगा। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या मेरे दोस्त कितनी होती है? तो आप कहोगे 25 हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं अल्प प्राण, ये मुझे बताओ कि अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं? कौन से वर्ण होते हैं? तो आप कहोगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जो होते हैं वो दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। अघोष की बात करूं तो अघोष का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होते हैं। और सघोष या घोष की बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगर आप यहां पर देखोगे तो इसके साथ क्या आता है? इसके साथ ये भी आता है, ये, रे, ले और वे, ये रले वे आता है, और इसमें है भी होता है। ठीक है भाई, घोष या सघोष में ये रले वे आते हैं और इसमें है भी होता है। महाप्राण में जो आता है, महाप्राण में ट्रिपल से होता है, ये वाला से, ये वाला से और एक ये वाला से। ये वाला से होता है, इसमें है नहीं होता। ठीक है भाई, इसमें जो आता है, इस वाले में अल्प प्राण में भी क्या होता है? ये रले वे होता है, ये, रे, ले और वे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। अगले पर आते
क्या कह रहा है दोस्त इसमें? इसमें कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहा है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, ये हमें पूछा जा रहा है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? तो आप कहोगे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वे, बिना पेट चिरासे वाला वे। एक ये वाला वे होता है, ये वाला वे जो होता है पै फै वे, ये ओष्ठ्य होता है, ये वाला ओष्ठ्य होता है, और बिना पेट चिरासा वाला दंतोष्ठ्य होता है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे, क्योंकि जब हम वे को बोलते हैं तो हमारे जो जीभ है वो दांत और होठ दोनों से टकराती है, इसे दंतोष्ठ इसलिए बोला जाता है। ठीक है भाई। अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगर मैं इसकी बात करूंगा फै, तो ये हमारा क्या है? ये ओष्ठ्य हो जाएगा, ये हमारा ओष्ठ्य हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना? बिल्कुल सही है। और हमारा जो ये है, ये एक तालव्य है। ये कैसा है? तालव्य है। ये तालव्य है, ये तालव्य हो जाएगा। और हमारा जो रे है, देखो एक रे मैं बता देता हूं कौन कौन से। ये वाला जो रे है ना, रे, श और ऋषि, ये तीनों के तीनों वर्ण जो होते हैं ये मूर्धन्य होते हैं। मूर्धन्य, ये मूर्धन्य होते हैं। इस चीज को आप बढ़िया से ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। तो रे, श, ये वाला श होता है षटकोण वाला श, और ऋषि, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये मूर्धन्य हो जाते हैं। जबकि यह जो होता है ये तालव्य होता है। तालव्य में इसके साथ आप एक चीज और जोड़ लोगे, इसके साथ स और होता है। ये वाला श जो होता है, ये और श, ये दोनों ही क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। अगर और मैं आपको बताऊं तो छोटी वाली ई और बड़ी वाली ई, ये दोनों भी क्या है? ये भी हमारी तालव्य बन जाती है। ठीक है भाई। बाकी वर्ण जो है वो इसमें आते हैं, आप अच्छे जानते हो। तो छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई, श और ये तालव्य हो जाते हैं। मूर्धन्य जो होते हैं रे, षटकोण वाला श और ऋषि, ये क्या बन जाते हैं? हमारे मूर्धन्य बन जाते हैं। ठीक है भाई। तो इसका जो है दंतोष्ठ जो होगा, सॉरी हाँ, दंतोष्ठ जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिना पेट चिरासे वाला। और पेट चिरासे वाले की बात होगी तो वो कौन सा होगा? बोले ओष्ठ्य हो जाएगा। अगले पर सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। क्या कह रहा है दोस्त? इसमें कह रहे हैं जब एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? ये कह रहे हैं कि एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? देखो द्वैत का मतलब होता है कि एक ही अक्षर उसी मतलब जो भी अक्षर है वो उसी के साथ संयोग कर ले। क्या कर ले? उसी के साथ संयोग कर ले तो क्या बन जाएगा? या युग्मक संयोग कर ले या फिर युग्मक कर ले तो वो कैसी ध्वनि कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे बच्चा, अब इस च ने अपने ही साथ क्या कर दिया? युग्म बना दिया। युग्म मतलब जोड़ा बना दिया। युग्म मतलब जोड़ा बना दिया किसके? अपने ही अक्षर के साथ। जैसे बच्चा हुआ, बच्चे के बाद साथ आप दिल्ली लिख सकते हो, दिल्ली। तो दिल्ली इसने अपने के साथ ही क्या किया है? युग्म बनाया है, जोड़ा बनाया है। आप चम्मच लिख सकते हो, चम्मच। तो चम्मच में इस मैंने अपने के साथ क्या किया है? जोड़ा बनाया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर यहां पर आप देखोगे, जैसे मैं लिख दूं यहां पर अन्य, तो ये बताओ ये एक युग्मक ध्वनि है या नहीं? बताओ जरा। अगर आपका जवाब नहीं आ रहा है तो बिल्कुल सही, ये नहीं होगा। क्यों? ये जो है अगर अपने ही यह के साथ आधा वर्ड लेके आता तब युग्मक बनता, अब नहीं बनेगा, क्योंकि ये न अलग चीज अलग वर्ड है और यह जो है अलग वर्ड है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब ये युग्मक नहीं होगा। आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, युग्मक ध्वनि। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा दोस्त? इसमें हमसे कह रहे हैं ई प्लस आ बराबर या, इस प्रकार का परिवर्तन किस संधि में होता है? किस संधि में होता है? देखो ई के साथ जब आ आता है तो या बन जाता है, और जब या बनता है तो इस प्रकार की जो संधि बनती है उसको हम यण संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम यण संधि बोलते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहां पर इत्यादि, हाँ इत्यादि, क्या बनेगा? इत्यादि। अगर मैंने यहां पर इत्यादि लिखा तो यहां पर जो ये आया है ना, इधर से क्या निकल के आएगा? आपका ई आ जाएगा और प्लस आ बनेगा। तो इसमें से क्या बनेगा? आपको या बन जाएगा। क्या बनेगा? या बन जाएगा, बड़ा वाला अलग आगे। ठीक है भाई।
तो ई प्लस आ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, इत्यादि, यानी या बन जाएगा, या बनेगा। और जब इस या के आगे कोई आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण आता है, तो ये क्या कहलाता है, यण संधि कहलाती है। ठीक है भाई। देखना क्या कह रहा है इस सवाल में, ई प्लस आ बराबर या, इस प्रकार का परिवर्तन किस संधि में होता है, किस संधि में होता है। आप अच्छे जानते हो कि जब भी आपको किसी संधि में या मिलता है, किसी भी संधि में या मिलता है, तो वो किसको दर्शाता है, तो आपको यण संधि को दर्शाता है। इसकी शर्त क्या होती है कि यह और वह, इनके आगे क्या होता है, एक आधा वर्ण होता है। इसकी पहचान क्या है कि यह और वह के आगे एक आधा वर्ण होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। तो वो क्या कहलाती है, यण संधि। जब ई और आ मिलते हैं तो या बन जाता है, और या के आगे आधा वर्ण आ जाए तो वो क्या कहलाता है, यण संधि कहलाता है। गुण संधि में आप जानते हो, गुण संधि में क्या होता है, इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रिक। इसमें गुण संधि में क्या होता है, ट्रिक बताऊंगा। तो इसमें जैसे एक मात्रा होती है, जैसे मैं नाम दूं यहाँ पर सुरेंद्र, सुरेंद्र एक मात्रा है। हालांकि संधि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाई नहीं है संधि, प्रैक्टिस कराता हूं लगातार। तो एक मात्रा है तो ये क्या बनेगा, एक मात्रा में ज्यादातर 99% आप मान लेना कि उसमें गुण संधि ही होगी। ठीक है भाई, ये ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ पढ़ा नहीं रहा। जैसे अयाधि संधि है, आप जानते हो, अयाधि संधि में क्या होता है, आव, आव आता है, आव, इसमें आव, आए, अब ये आते हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, ये आपको मिल जाएगा। जैसे अयाधि संधि की बात करें, जैसे पावक, पावक है ना, पावक, तो इसमें आप देखोगे आ है इसमें और वाह है, यहाँ पर आ और वाह, आब आएगा इसमें से निकल के, इधर से आएगा, इधर से बाज निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आप बन जाएगा। वृद्धि संधि में आप जानते हो इसमें दो मात्राएं होती हैं, इसमें दो मात्राएं होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं इसका, तो आप लिखोगे सदैव, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर सदैव, तो दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं किसकी दर्शा रहा है, वृद्धि संधि। ये सिर्फ मैंने ट्रिक बताई है आपको, ऐसा नहीं कि मैंने आपको जोड़ तोड़ के बताया, नहीं, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जब आपको ऐसा लगे कि आप 90% जज नहीं कर पा रहे हो कि इसमें संधि कौन सी होगी, और आपको कुछ ऐसा मिल जाए किसी भी शब्द में, तो आप समझ जाना कि ट्रिक मार के आप निकल जाओ, आपका आंसर 99% सही होगा, मेरा वादा है। ठीक है भाई, ये ट्रिक बताइए सिर्फ मैंने। आगे आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था। देवनागरी लिपि का, अपनी जो एक हिंदी है और हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, आप कहोगे देवनागरी लिपि है। ये कहां से ली गई है, तो आप कहोगे मुंडिको उपनिषद से ली गई है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो ये कह रहे हैं देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वह हुआ था जयभट्ट के शिलालेखों में। कहां पर हुआ था, जयभट्ट के शिलालेखों में। कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग स्थान पूछ लेता है कभी, कहां हुआ था, यानी किसमें हुआ था, होना चाहिए था किसमें हुआ था, जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था गुजरात में, ये हुआ था गुजरात में। ठीक है भाई, स्थान अगर आपसे पूछेगा तो आप बताओगे गुजरात में, क्योंकि जयभट्ट जो थे वो गुजरात के थे। कहाँ के थे, गुजरात के थे, गुज वंश के राजा थे जिनका नाम था जयभट्ट, और इनके ही शिलालेखों में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, लाइक वाइक भी ठोक दिया करो यार जब पढ़ते ही हो तो। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलता भी नहीं हूँ, उससे मतलब भी नहीं है कुछ। क्या कह रहा है भाई, क्योंकि समझदार हो तुम समझ रहे हो, बच्चे को गुब्बारा काफी और आदमी को इशारा काफी। ये कह रहा है हमसे कि बुरे अर्थ में प्रयोग होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। ये कह रहा है ये जो बद है, बद ये बुरे उपसर्ग में हमेशा प्रयोग होता है। ये क्या होता है, एक बुरे इंटेंशन में कह सकते हो, बुरे इरादे में इसका बद का उपसर्ग का क्या है यूज करते हैं। तो कह रहा है कैसा शब्द है ये कैसा शब्द है भाई, तो आप कहोगे ये एक उर्दू फारसी शब्द है। कैसा, उर्दू फारसी शब्द है। जैसे इससे बनने वाले कुछ शब्द मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, आप भी लिख के बताओ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बदनाम, बदनाम, ये देखो बदनाम, नाम क्या है, यहाँ पर मूल शब्द है, यहाँ पर ये मूल शब्द है, और ये क्या है, हमारा उपसर्ग है, ये हमारा उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखोगे बुरे इंटेंशन में है या नहीं,
बदनाम, बदनाम यानी बुरा आदमी, कोई बदनाम हो गया। जैसे बदतमीज, बदतमीज, बदतमीज आप यहां पर देखोगे तो बे यहां पर बद है और वहां पर तमीज है। तमीज वहां पर क्या है, एक मूल शब्द है, और बद यहां पर क्या है, एक उपसर्ग है। और ये उपसर्ग कैसा है, तो आपको उर्दू फारसी और लिखना चाहोगे तो जैसे बदमाश लिख सकते हो, बदमाश, बदमाश, जैसे आप यहाँ पर बदमाश लिख सकते हो। तो बदमाश में भी आप देखोगे बद और माश, बदमाश, समझ रहे हो। तो बद यहाँ पर क्या है, एक उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग कैसा है, तो आप कहोगे उर्दू फारसी उपसर्ग बन जाता है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आहट, ये कह रहे हैं आहट, आहट और हाश किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं। आहट, आहट दो बार हो गया, एक यहाँ पर आहट होगा और एक होगा यहाँ पर, इस आहट की जगह आबट कर लेना, इसकी जगह आबट कर लेना है, आबट, आबट, ये दो जगह कर देना ना, आहट आहट। पीडीएफ बनाने वाले कभी कभी गलती कर देते हैं, इंसान से गलती होती है, आप अच्छे जानते हो। आहट, आबट और हाश, हाश किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं। हाश बताओ किस प्रकार के हैं, तो आप कहोगे ये जो प्रत्यय हैं ये भाववाचक हैं। कैसे हैं, भाववाचक। जैसे आप इससे अगर कोई शब्द बनाओगे, इससे कोई शब्द बनाओगे तो भाववाचक ही बनेगा। जैसे आवट में जैसे घबराहट, जैसे घबराहट, घबराहट, तो घबराहट से क्या बना, घबराहट, घबराहट से बना घबराहट। तो घबराहट क्या है, एक भाववाच्य बन जाएगा। जैसे आवट है, आवट से आप कोई शब्द बनाओगे, जरा सोचो क्या बनेगा, तो आप कहोगे आवट से बनेगा सजावट, सजावट, क्या बनेगा, सजावट बन जाएगा। ठीक है भाई। जैसे यहां पर भी थोड़ा सा चेंज कर लो। चेंज क्या कर लो, ये जो यहां पर इन्होंने लिखा ना हाश, हाश की जगह ना आश कर लो। यहां पर हम क्या कर लेंगे दोस्त, यहां पर कर लेंगे आश, यहां पर आश कर लेंगे। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा मिठास, इससे बनेगा मिठास। क्या बनेगा दोस्त, मिठास। तो मिठास क्या है, अपने आप में भाववाचक है। और सजावट भी क्या है, अपने आप में भाववाचक है। और घबराहट भी क्या है, अपने आप में भाववाचक है। तो इसके जो ये प्रत्यय हैं, ये जो प्रत्यय लगे हुए हैं, आबट, आबट, आहट और आश, ये कैसे प्रत्यय हैं, तो आप कहोगे भाववाचक प्रत्यय है। ठीक है भाई। और भाववाचक की पहचान कैसे होती है, कि जिस क्रिया में कर्ता या कर्म का कोई प्रभाव ना पड़े, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाववाच्य बोलते हैं। और उसमें असमर्थकता दिखाई जाती है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। क्या कह रहा है भाई, इसमें कहा जा रहा है, अगर मैं आपसे कला को पूछ लूं कि बद उपसर्ग कैसा उपसर्ग है, तो आप कहोगे उर्दू फारसी, उर्दू फारसी उपसर्ग है। और ये एक निगेटिव वे में जाता है हमेशा। अगले पर आते हैं। ये कह रहा है अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। देखो इसमें तीन चीजें, अपादान कारक है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। तो आप कहां से पकड़ोगे, सबसे पहले बहुवचन से। बहुवचन जो है पहले उन्हें पकड़ लो, जो बहुवचन नहीं है उन्हें काट दो। तो बहुवचन में आप देखोगे मुझे, ये मुझे क्या बहुवचन है, नहीं, एक वचन है। हम बहुवचन है, मुझे यहां पर भी है, ये भी कट जाएगा, हम बहुवचन है। अब दो आपके पास बहुवचन है, पहला ये और दूसरा ये। अब इसमें आपको ढूंढना है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष आप देखोगे तो हम और हम दोनों में उत्तम पुरुष है, तो दोनों ही क्या बनेंगे, उत्तम पुरुष बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपदान कारक, अब इसमें यहां पर झगड़ा होगा। अपदान में आप जानते हो कारक अपने जो होते हैं टोटल, मेरे दोस्त कई बार बताए हैं, वो होते हैं 8। और अपदान कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है श। क्या होती है, स। किस चीज में, बोले अलगाव में। बोले किस चीज में, बोले अलगाव में। अगर अलगाव में इसकी होती है, स का प्रयोग होता है अलगाव में, स। अब इन दोनों में मुझे बताओ स किस में लगा हुआ है, तो आप कहोगे स तो बी वाले में लगा हुआ है, तो आंसर ये बन जाएगा आपका, ये आंसर नहीं होगा। तो हमसे अपदान, हमसे दूर रहो। और मैं ऐसे लिख दूं, हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो। तो यहां पर हमसे, ये दूरी को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा, दूरी को दर्शा रहा है, यानी अलगाव को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताना कि इसकी अपदान में जो कर्म होता है उसकी विभक्ति क्या होती है, कमेंट करके बताना क्या होती है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं दांत काटी रोटी का क्या अर्थ है। दांत काटी रोटी का क्या अर्थ है, तो आप कह सकते हो दांत काटी रोटी का अर्थ होता है
गहरी दोस्ती, गहरी दुश्मनी नहीं होता बल्कि क्या होती है, गहरी दोस्ती। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गहरी दोस्ती। प्रतिवाद करना ये बहस करना होता है ना। पीछे पड़ना आप जानते हो, पीछे पड़ जाना मतलब किसी का पीछा पकड़ लेने का। तो ऑप्शन दांत काटे रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला मुहावरा था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं इसमें। क्या है भाई इसमें, देखो किसी भी चीज में ना आप अपना पूरा बेस्ट दे दो, किसी भी चीज में, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, पढ़ाई हो, काम हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, अगर आप उसमें पूरा एफर्ट देके, पूरा 100% देके आप उसको छोड़ोगे ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जो बंदा आपको चीट करेगा उसे तकलीफ होगी। क्या करा है, सोना का पर्यायवाची शब्द है सोना। सोना ये तो कल भी आया था, सोने का मैंने कल वाली क्लास में बताया था। सोने के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो सोने के पर्यायवाची मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। सोने के पर्यायवाची होते हैं धतूरा हो जाता है, धतूरा हो जाता है, सोने का धतूरा हो जाता है, कनक हो जाता है, कनक हो जाता है, कंचन हो जाता है, कंचन हो जाता है, हेम हो जाता है, हेम हो जाता है, जात रूप हो जाता है, जात रूप हो जाता है ना। ये सब किसके हैं, स्वर्ण हो जाता है, सबड़ होता है शायद, वैसे तो स्वर्ण, स्वर्ण हो जाता है, स्वर्ण नहीं सबड़ होता है, सबड़ सॉरी सबड़ होता है, स्वर्ण नहीं होता। ठीक है, ये तो सब क्या है, ये सब के सब सोने के पर्यायवाची हैं। तो पन्नग, ललित, चित्ताकर्षण और जातरूप, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जातरूप क्या है आपका, जातरूप एक सोने का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। पन्नग शायद हीरे का होता है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, बताओ हीरे की सबसे बड़ी खान कहां पर है, आप कमेंट करके बताओ कौन से राज्य में है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं सख्या भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है। अच्छा, साक्य भाव, ये साक्य भाव होगा, साक्य भाव, यहाँ पर डंडा लगा लेना। साक्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं। जो मिश्रित अनुराग होता है, मिश्रित अनुराग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको प्रणय बोलते हैं, प्रणय। मिश्रित अनुराग, अनुराग क्या होता है, एक प्रेम होता है, लेकिन मिश्रित होता है तो उसको हम प्रणय बोलते हैं। और एक होता है साधारण अनुराग, या सामान्य बोल सकते हो, सामान्य। एक होता है सामान्य अनुराग, सामान्य अनुराग। इस सामान्य अनुराग को प्रेम बोलते हैं, इसको हम प्रेम बोलते हैं। ठीक है भाई, तो प्रेम आंसर आपका तब होता अगर वहां पर सामान्य लिखा हुआ होता। अगर लिखा हुआ होता कि सामान्य अनुराग या साधारण अनुराग तो आप प्रेम आंसर लगा देते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ मिश्रित अनुराग, और मिश्रित अनुराग को हम क्या बोलते हैं, प्रणय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, प्रणय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, ये कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा जरा बताओ। परीक्षा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। मुमूर्षु, मुमूर्षु, मुमूर्षु छोटे की मात्रा होती है, ये भी सही है। मुमूर्षु छोटे की मात्रा नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। परीक्षा, परीक्षा कुछ नहीं होता, परीक्षा होता है, जबकि परीक्षा का जो तद्भव बनता है, परीक्षा का तद्भव होता है परख, इसका होता है परख। अगर परख होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ पर दो आंसर आपको सही मिलेंगे, मुमूर्षु, मुमूर्षु बिल्कुल सही है, मुमूर्षु बिल्कुल सही है, परीक्षा भी बिल्कुल सही है। शुद्ध छांटना था, दो सही है इसमें, जबकि इसमें 3 गलत होने चाहिए थे और 2 इसमें गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा कोई शब्द नहीं होता है, या तो परख होता है या फिर परीक्षा होता है। परीक्षा जो है अपने आप में एक तत्सम शब्द है। कैसा, ये एक तत्सम शब्द है, जबकि परख जो है, ये जो परख है, ये परख जो है तद्भव शब्द है। कैसा, तद्भव। किसका तद्भव है, ये परीक्षा का तद्भव है, परीक्षा का तद्भव परख होता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है हमसे पयोधी का संधि विच्छेद होगा। पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा, पयोधी का संधि विच्छेद होगा। तो पयोधी का क्या संधि विच्छेद होगा जरा बताओ। पयोधी, तो प और विसर्ग प्लस धी, ये बनेगा। इसमें सिर्फ धी आता है, द नहीं आता, उदय नहीं आता, द नहीं आता, सब गलत हो जाएंगे, सब गलत हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें संधि कौन सी है, तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी,
इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ये चीज आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही होगी, ठीक है भाई, विसर्ग संधि। अगर मैं आपसे पूछूं जरा बताओ संधि कितने प्रकार की होती है, तो बताओ कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे संधि होती है 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे संधि जो होती है दोस्त, संधि जो होती हैं वो 3 प्रकार की हो जाती हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है भाई। और स्वर संधि जो होती है, जो स्वर संधि होती है इसके 5 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं, आप अच्छे जानते हो। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। 5 भेद कौन कौन से हैं ये आप कमेंट करके बता सकते हो, पता है तो, इसमें ईगो वाली बात नहीं है कुछ भी, आपको आता है तो बताओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाथ पाथ घिस लिया करो ताकि पता चले कि हाँ आप भी पढ़ रहे हो बढ़िया से। कंठ तालव्य कौन सा है, इनमें से कंठ तालव्य बताना है कि कौन सा है, कंठ तालव्य कौन सा है। देखो कंठ तालव्य में आप देखोगे तो 2 चीजें हैं, एक तो कंठ और प्लस तालव्य, प्लस तालव्य। ऐसा कोई वर्ण होगा जो कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर बना, तो कंठ तालव्य होते हैं ऑप्शन नंबर सी, छोटा वाला ए और ए होते हैं, ठीक है भाई, छोटा वाला ए और ए होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंठ की बात करूंगा तो कंठ से आप उठा लोगे आ, ठीक है भाई, प्लस यहां से तालु से उठा लोगे ई, तो क्या बनेगा, आप बना दोगे ए, क्या बना दोगे, ए बना दोगे। तो ए जब बनेगा कंठ और ये तालव्य है, तो कंठ तालव्य दोनों मिलेंगे तो अक्षर क्या बनेगा, आप कहोगे ए बन जाएगा। उसी तरीके से बड़ा वाला बनता है, ए और ए जो होते हैं ये कंठ तालव्य होते हैं, लेकिन ऊ और ऊ जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं ओष्ठ्य, ये होठों से बोले जाते हैं तो इसको हम ओष्ठ्य बोल देते हैं, ठीक है भाई। रे शय और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऋषि, ये क्या होते हैं, ये मूर्धन्य होते हैं, ये मूर्धन्य हो जाते हैं, ठीक है भाई। ये वाले मैंने आपको बता दिए कंठ तालव्य होते हैं। आ और आ जो होते हैं ये कौन से होते हैं, ये कंठ होते हैं, आप अच्छे जानते हो। ये कैसे होते हैं, कंठ होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कंठ। आ और आ ये कैसे होते हैं, कंठ हो जाते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, ठीक है भाई। बिहारी में कौन कौन सी बोली आती हैं, तो आप कहोगे बिहारी में आ जाती हैं मैथिली आती है, मगही आती है और भोजपुरी आती है। देखो बिहारी जो होते हैं, बुरा मत मानना जो भी है, ऐसे सोचो कि वो थैली डाल के है ना मगही मांग रहे हैं भोजपुरी आवाज में, जो बिहारी हैं वो थैली डाल के मांग रहे हैं भोजपुरी आवाज में। लेकिन ये जयपुरी है ना, ये कह रहा नहीं है, तो जयपुरी नहीं है। जयपुरी क्या है, एक राजस्थानी बोली है। कैसी, राजस्थानी उपभाषा की बोली है, राजस्थानी उपभाषा की बोली, राजस्थानी, ये राजस्थानी उपभाषा की बोली है। अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थानी उपभाषा की कौन सी बोली है, तो आप कहोगे ये पूर्वी है। कैसी, पूर्वी राजस्थानी है ये, पूर्वी। देखो यहाँ पर मैं लिख के बताऊं आपको पूरा, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझाऊं तो यहाँ पर उत्तर होता है, राजस्थान में 4 बोलियां अलग अलग होती है। उत्तर होता है, यहाँ पर दक्षिण हो जाता है, यहाँ पर पूरब हो जाता है और यहाँ पर पश्चिम हो जाता है। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ बनेगा मावा, मावा माल, जय मार, जय मार। मार कहां पर लिखोगे, यहां पर लिख लो। ये ट्रिक है। मावा मतलब मेवाती, मेवाती, तो मेवाती जो हो जाती है ये एक उत्तरी राजस्थानी बोली हो जाएगी मेवाती। और जयपुरी का मतलब क्या हो, मेवाती हो जाएगी। और मालवी यहाँ पर है मालवी, मालवी, माल इसी में लिख देता हूँ मालवी, ये बनेगी मालवी। तो मालवी जो बनेगी ये दक्षिणी राजस्थानी बन जाएगी। तो मावा मतलब मेवाती, मालवी, और यहाँ पर बनेगा, यहाँ जय है तो जयपुरी बन जाएगा, जयपुरी, जयपुरी। और इस जयपुरी को हम ढूंढारी भी बोलते हैं, ढूंढारी, इसी को हम ढूंढारी भी बोलते हैं। और मार है तो मारवाड़ी, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी कहाँ की बोली है, आप कहोगे राजस्थानी। और राजस्थानी की भी कहाँ की है, तो आप कहोगे पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है भाई। तो मावा माल जय मार, मावा मतलब मेवाती, माल मतलब मालवी, और जयपुरी, जय मतलब जयपुरी या ढूंढारी भी बोलते हैं उसको, और मार मतलब मारवाड़ी, ठीक है भाई। चारों मैंने बता दिया आपको, अच्छे से आपको कंप्लीट हो गई होगी। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का
संप्रदान कारक का बहुवचन रूप होगा। संप्रदान कारक का बहुवचन रूप होगा। बहुवचन, देखो इसमें कह रहा है बहुवचन रूप होगा, संप्रदान का बहुवचन रूप होगा। तो पहले तो आप बहुवचन ढूंढो। उससे ये बहुवचन है, नहीं है। उनके ये बहुवचन है, नहीं है। उनसे बहुवचन है, नहीं है। उन्हें क्या है, अपने आप में बहुवचन का आंसर तो आपको यहीं से मिल गया, एक से ही मिल गया आंसर। तो ठीक है, ठीक। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। तो हथियाना किस प्रकार की क्रिया है भाई। देखो हथियाना, जिसमें भी याना लग जाए, जिसमें भी याना, इयाना, जिसमें भी याना प्रत्यय लग जाए, ये क्या है, एक प्रत्यय है। जिस मूल शब्द में, जिस मूल शब्द में, यहां पर लिख देता हूं, कोई मूल शब्द है और उस मूल शब्द में, पूरा लिख देता हूं, सॉरी पूरा लिख देता हूं। यहां पर अगर लिख दूं मैं मूल शब्द, अगर किसी भी मूल शब्द में याना प्रत्यय लग जाए तो इससे बनने वाली जो क्रिया होती है, इससे बनने वाली जो क्रिया होती है, उसी को हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। क्या बोलते हैं दोस्त, उसी को हम बोलते हैं नाम धातु, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। जैसे मैं यहां पर लिख दूं हाथ, हाथ है, हाथ में जब मैं इयाना जोड़ूंगा, इयाना, इयाना जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, हथियाना। तो ये बनेगा हथियाना। क्या बनेगा, ये बन जाएगा हथियाना बन जाएगा। जैसा लात है, लात, मैं लिखा लात, लात में जब इयाना जोड़ूंगा, इयाना जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा लतियाना, ये बनेगा लतियाना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, और भी बहुत सारे शब्द ऐसे बन सकते हैं जिसमें इयाना प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है मूल धातु में, सॉरी मूल शब्द में, तो वो क्या बन जाती है, नाम धातु क्रिया बन जाती है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, आप कहोगे ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी। इसमें प्रत्यय लगे हुए, तो एक तो होता है आना, प्रथम प्रेरणार्थक जो होता है उसको बोलते हैं आना, और द्वितीय प्रेरणार्थक जो होता है उसको बोलते हैं बाना। इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें यह होता है कि प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा काम दूसरों से करवाया जाता है। जैसे आना, जैसे प्रिंसिपल अध्यापकों से बच्चों को पढ़वा रहे हैं, तो प्रिंसिपल काम करवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। बाना, सॉरी बाना है तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा, और पढ़ाना, पढ़ाना जो हो जाएगा ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर लिख के बताऊं, जैसे जैसे मालकिन, जैसे मालकिन, मालकिन, मालकिन नौकर से, नौकर, नौकर से, नौकर से काम करवा रही है, काम करवा, करवा रही है। तो यहां पर आप देखोगे मालकिन खुद काम नहीं कर रही, बल्कि क्या कर रही है, किसी से करवा रही है, नौकरानी से करवा रही है। तो जब काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर संयुक्त क्रिया क्या होती है और यौगिक क्रिया। संयुक्त क्रिया वो होती है जब दो क्रियाएं आपस में मिलकर पूर्ण होती हैं। जैसे जैसे मैं आपको बस समझाऊं संयुक्त क्रिया में, तो इसमें आएगा जैसे मैं चला गया, मैं चला गया, तो चला अपने आप में क्रिया है और गया भी क्या है, अपने आप में क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया बन जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। जब क्रिया पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको सब चीजें सिखा दूंगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम क्या होते हैं, तो आप कहोगे तत्सम जो होते हैं, तत्सम वो कैसे शब्द होते हैं, तो आप कहोगे संस्कृत वाले शब्द होते हैं। कैसे, संस्कृत, वो होते हैं संस्कृत वाले शब्द। और यहां पर आप देखोगे बैन, मोर, अड़ाई और चतवारी। तो बैन क्या होता है, वचन होता है, वचन। बैन क्या होता है दोस्त, अगर आप इसका तत्सम ढूंढोगे तो तत्सम क्या बनेगा, चतवारी। आंसर लगा लेते हैं, तत्सम बनेगा चतवारी। और इसका तद्भव आप ढूंढोगे, तद्भव, तो तद्भव क्या बनेगा, चार बन जाएगा। इसका तद्भव क्या बनेगा, चार बनेगा। ये अड़ाई क्या है, अड़ाई, अड़ाई जो है अपने आप में एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनेगा, तो आप बनोगे ढाई बन जाएगा। दो सही 1/2, ढाई बन जाएगा। ये मोर है, मोर क्या है अपने आप में एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनेगा, तो आप कहोगे मयूर बन जाएगा। मयूर क्या बनेगा दोस्त, इसका मयूर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है,
इसमें कह रहा है हमसे कौन सा फारसी शब्द नहीं है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है, तो कौन सा फारसी शब्द नहीं है, ये कह रहा है हमसे कौन सा फारसी शब्द नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो फारसी शब्द नहीं है, तो फारसी शब्द नहीं है आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी इस्तीफा। इस्तीफा फारसी शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक अरबी शब्द है। ये क्या है दोस्त, ये एक अरबी शब्द है। कैसा, अरबी शब्द है। जबकि आप यहाँ पर देखोगे तो मलीदा, पैमाना और तनख्वाह, ये सब के सब क्या है, ये फारसी शब्द है। ये शब्द क्या है सारे, ये फारसी शब्द है, ये वाला और एक ये वाला। इस्तीफा अपने आप में क्या है, एक अरबी शब्द हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना, इसमें कहा जा रहा है हमसे पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं। पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं, तो आप कहोगे ये एक योग ऋण शब्द है। कैसे, योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो अपने आप में जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं और कोई तीसरा अर्थ दे रहे होते हैं, अपना अर्थ खोकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे होते हैं, तो उसी को हम योग ऋण बोलते हैं। जैसे यहां पर जब इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा पंक और प्लस जय। तो पंक का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़, और इसका अर्थ होता है जन्म। तो इसका मतलब हो जाता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल, अर्थात कमल। तो पंकज क्या है, एक अपने आप में, इसने पंकज ने अपनी पहचान खो दी और क्या बन गया, ये कमल बन गया। तो जो अपनी पहचान खो देता है, यानी अपना अर्थ ना देके कोई तीसरा अर्थ देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, योग ऋण बोलते हैं। और ऋण शब्द कौन से होते हैं, ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन ना हो सके किसी भी रूप में। जैसे इधर, इधर उधर, ठीक, ये कैसे हैं, जैसे नाक, कान, आंख, ये सब कैसे हैं, ये अपने आप में एक ऋण शब्द, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं और अपना ही अर्थ देते हैं। जैसे विद्यालय, जैसे मैं लिखा यहाँ पर विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का घर, तो ये क्या बनेगा, विद्यालय। तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, ये बनेगा विद्यालय। यानी विद्या, विद्या का घर, और विद्या के घर को क्या बोलते हैं, विद्यालय। जो अपना अर्थ स्वयं दे उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। अच्छा, इतना ही है। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चैनल पर नए हो और ये वीडियो या क्लास आपको किसी के माध्यम से मिला है या यूट्यूब ने आपको दिया है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बातें करेंगे कल, बाकी बातें खत्म हो गई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।